हेलो एवरीवन, आपका इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है 23 फरवरी 2022 से। उसमें जितना भी सिलेबस था और इसके बाद में क्या नेगेटिव मार्किंग थी, कितने क्वेश्चन आएंगे, वो चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दी थी। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। तो उसमें जो मैथ का पार्ट था उसमें 25 क्वेश्चन थे और उसके हमने जो आपको सिलेबस दिखाया था उसमें मैथ का लगभग 18 के आसपास टॉपिक दिए हुए थे। तो अब उसमें से कुछ तो हमने पढ़ा दिए थे अपने पिछले वीडियो में, और अब आज का जो टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। तो अब मेंसुरेशन को अगर देखें तो जो किसी का भी लगभग एग्जाम आता है रेलवे में किसी भी पोस्ट का, तो 50% मेंसुरेशन ले जाता है अपने आप में, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने इसीलिए जो आप लोगों का मैक्सिमम मार्क आए, हम तो ये चाहते हैं 25 में से आपके 25 आए, तो उसके लिए सबसे पहले मेंसुरेशन को पढ़ेंगे। अब मेंसुरेशन में क्या होता है कि फार्मूला बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं। आपको फार्मूला पता होगा, आपको छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी होगी, आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। फार्मूला बेस्ड है, समझना है, फार्मूले में रखना है और आंसर पता करना है। तो अब क्या होता है, मिस हो जाता है क्वेश्चन की छोटी चीज कोई आ जाती है, त्रिभुज के बारे में आ जाती है, आयत के बारे में आ जाती है, या रेखाओं से संबंधित कुछ भी आ जाता है, चतुर्भुज से संबंधित कुछ भी आ जाता है, वृत्त से संबंधित आ जाए। तो उन सारी चीजों को अगर आपको फार्मूला पता नहीं होंगे, छोटी छोटी चीजें, वृत्तखंड क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, त्रिभुज में विषमबाहु क्या है, समबाहु क्या है, ये चीजें अगर नहीं पता होंगी तो आप फार्मूला कहां से याद करेंगे। तो आज इन्हीं चीजों को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए कम से कम 2 दिन का वीडियो चाहिए, 2 दिन की क्लास चलेगी, तभी वो सारी चीजों को हम कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति समतल आकृतियों की हमें से शुरुआत करेंगे। अब क्षेत्रमिति में आता क्या क्या है कि कोई भी आकृति दी जाती है, उसमें आपसे परिमाप पूछ लिया जाएगा, क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, आयतन पूछा जाए, वो सब क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, यानी मेंसुरेशन क्या आता है। ऐसी आकृतियों जिनमें आयतन पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, परिमाप पूछा जाए, वो क्या क्षेत्रमिति, उस एरिया का क्या है, मापना है, यही तो मापेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप और उसका आयतन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिंदु से। चलिए, यानी कि आप क्या करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं इस प्रकार से, ऐसे कर देते हैं। अब ये पॉइंट क्या है, अगर इसकी परिभाषा को समझें तो ये एक ऐसा प्रतीक कहें या ऐसा चिन्ह कहें जिसकी ना तो लंबाई है और ना चौड़ाई है, बिंदु कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है, क्या कहलाएगा, बिंदु कहलाएगा। तो आपको बिंदु समझ में आया कि क्या होता है बिंदु। अब चलिए बिंदु के बाद स्टार्ट करते हैं इसके आगे रेखा को, यानी कि लाइन की बात करते हैं। तो रेखा क्या है, हम यहां पे पॉइंट रखना शुरू कर दें, ऐसे पॉइंट रखने चाहिए, यानी बिंदु रखना शुरू कर दें और ऐसे शुरू हो जाए करते करके। तो जिसका अंत ना हो, अर्थात जो अनंत तक जाए, जो अनंत तक जाए वो क्या है, रेखा है। ऐसे पॉइंट रखते रहिए, बिंदु रखते चले जाइए, रखते चले, यानी कि जिसका कोई भी अंत ना हो वो क्या है, रेखा है, लाइन है। तो 2 चीजें आपको पता चली कि बिंदु क्या है, रेखा क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेखाखंड, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट, एक बिंदु, एक रेखा और एक क्या है, रेखाखंड है। हम 2 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इन बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें ये लाइन प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा, यानी रेखाखंड कहलाएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, कोई 2 बिंदु ले लेते हैं एक समतल पे, उन बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। तो आपको 3 चीजें पता चली, बिंदु, रेखा और रेखाखंड। अब आगे बात कर लेते हैं कि रेखा में और कौन कौन सी रेखाएं होती हैं।
तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में कभी क्षैतिज रेखा आ जाती है, कभी ऊर्ध्वाधर रेखा आ जाती है, कभी समांतर रेखा आ जाती है और कभी लंबवत रेखा आ जाती है। तो चलिए उनको भी समझ लेते हैं कि कौन सी क्षैतिज रेखा होती है, कौन सी लंबवत होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन होती हैं। तो ये अगर आप समझ के चलेंगे तो आप आसानी से करते चले जाएंगे, यानी कि एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा उसको आपको समझना है, और अगर आप समझते चले गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ऊर्ध्वाधर रेखा और 2, 3 और चौथी जो है वो है क्षैतिज, लंबवत, ऊर्ध्वाधर और समांतर रेखा। समानांतर रेखा, चलिए समांतर रेखा। तो सबसे पहले क्षैतिज रेखा की बात करते हैं। तो क्षैतिज रेखा का मतलब होता है वह रेखा, वह लाइन जो धरती और आकाश को मिलाते हुए एक आभासी रेखा होगी, जो पृथ्वी और आकाश को मिला के जो खींची जाए आभासी रेखा, वो क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई क्षैतिज रेखा के बारे में। अब बात कर लेते हैं लंबवत रेखा की। लंबवत रेखा का मतलब होता है एक लाइन आपको पहले से ही ये दी गई है और उस लाइन पे अगर कोई एक दूसरी लाइन लंबवत 90 अंश पे आके उसको काट जाए या उसको टच कर जाए, तो ये वाली जो रेखा होगी, यानी कि ये जो ए बी रेखा आ रही है, ए और बी, वो सी डी रेखा के लिए कैसी हो जाएगी? लंबवत रेखा हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है, जो रेखा 90 अंश पे आके किसी दूसरी रेखा को प्रतिच्छेदित करती है तो वो क्या कहलाती है? लंबवत रेखा कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा को समझ लेते हैं कि एक ऐसी रेखा जो ऊपर से नीचे तक सीधी आती है। उसका यह मतलब नहीं है कि वो इस रेखा को 90 अंश पे इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेदित करे, नहीं। अगर 90 अंश पे करेगी तो वो लंबवत रेखा होगी, और अगर वो सीधी आ रही है, आएगी सीधी ये भी रेखा, लेकिन ये इस रेखा को कितने अंश पे करेगी? 90 अंश पे करेगी। और जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तक सीधी आनी चाहिए। हम ऐसे भी आए तब भी सीधी है, इस प्रकार से अगर आती है तब भी सीधी है, और अगर ऐसी भी आ रही है तब भी क्या कहलाएगी? वो सीधी रेखा कहलाएगी, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का मतलब होता है जब एक रेखा दूसरी रेखा के बिल्कुल समांतर, समान स्थिति में इस प्रकार से चली जाए तो वो क्या कहलाएंगी? जैसे एक रेखा ये, दूसरी रेखा उसी के समांतर रेखा ये होगी, यानी कि इस रेखा को दूसरी रेखा कहीं भी ना, अनंत पर भी ना काटे, वो क्या कहलाएगी? समांतर रेखा कहलाएगी। तो आपको चार चीजें पता चली, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत रेखा और इसके बाद में समांतर रेखा। ये चार रेखाएं आपको पता चली हैं। तो अगर रेखाओं से संबंधित इन्हीं सारी चीजों से आती है, कभी आपको क्षैतिज दिया जाएगा, लंबवत दिया जाएगा, ऊर्ध्वाधर और समांतर रेखाएं दी जाएंगी और इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा तो आपका कुछ इस टाइप से यू, ठीक है। क्षैतिज रेखा लंबवत रेखा में 90 अंश का कोण बनाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा में सीधी आई हुई रेखा को क्या कहेंगे? कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है और इस प्रकार से भी हो सकती है। ये देखिए, ये वाली इस प्रकार से भी सीधी हो सकती है, इस प्रकार से भी सीधी हो सकती है रेखा, तो वो क्या होगी? ऊर्ध्वाधर रेखा। समांतर रेखा का मतलब है एक रेखा को दूसरी रेखा उसके पैरेलल चली जाती है, समांतर चली जाती है, समान रूप से चली जाती है, कहीं भी उसको अनंत पे भी ना काटे, वो क्या होगी? समांतर रेखा कहलाती है। तो आपने रेखाओं के बारे में समझ लिया है, और अब आगे देखते हैं कि बात करते हैं आयत पे चलते हैं। ठीक है, आयत को समझते हैं कि आयत क्या है। चलिए इसे साफ कर दें। देखिए आयत को समझते हैं। आयत
इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, आयत। आयत का सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। यहां पे समझते जाइए एक एक चीज, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है सारी चीजें। देखिए थोड़ा फिगर हो सकता है टेढ़ा हो जाए, आप लोग उसे समझिए केवल। ये हमने ए, बी, सी और डी ले लिया। ये एक ऐसा चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज तो है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब ये है तो चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज है, लेकिन ये आकृति रूप किसका ले रही है? तो ये रूप ले रही है आयत का। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये वाली जो भुजा ए बी है वो किसके इक्वल में है? सी डी की। यानी कि ये वाली भुजा इसके इक्वल में हो गई और ये वाली जो भुजा है वो इसके इक्वल में हो गई। और ये सारे कोण कितने होने चाहिए? 90 अंश के होने चाहिए। ये देखिए 90 अंश। यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण यानी कि चारों कोण कितने अंश के होने चाहिए? 90 90 90 90 अंश के होने चाहिए। क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? ये लंबाई हो जाएगी। और ये क्या हो गया? चौड़ाई। तो ये भी लंबाई हो गई और ये क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, मेंसुरेशन में क्वेश्चन क्या आते हैं कि अब इस आकृति का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, इस आकृति का परिमाप पूछ लिया जाता है और इस आकृति का कर्ण विकर्ण पूछ लिया जाता है, कर्ण पूछ लिया जाता है। तो यहां पे देखेंगे कि आयत है, उसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। और अब अगर इसकी बात करें परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है इसको भी समझ लीजिए कि परिमाप क्या होता है। कोई भी आकृति अगर आपको दी जाती है, चाहे वो गोले की आकृति हो, वृत्त की आकृति हो, त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति आपको दी जाए, षठभुज हो, अष्टभुज हो, तो उसमें जितनी भी उसकी भुजाएं होंगी उन सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो अब इसमें सभी भुजाएं कितनी? एक ये भुजा, एक ये, यानी कि 2l हो गई और 2b हो गई। तो 2 कोष्टक l प्लस b, यानी कि 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, ये हो गया आयत का परिमाप। अब किसी क्वेश्चन में आपको लंबाई और चौड़ाई दे दी जाती है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि a और c इसकी लंबाई बताइए। तो अब इसमें जो विकर्ण होगा, ठीक है, ये विकर्ण हो गया, तो अब इसकी लंबाई क्या होगी? अब देखिए यहां पे l है, ये b है, और इसको पता करना है तो क्या होगा? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर इसको अगर सही से डिफाइन किया जाए तो ये 90 डिग्री है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो यहां पे पाइथागोरस जो है उसका रूल भी फॉलो होता है। तो चलिए इसी जगह हम पाइथागोरस को भी बता देते हैं ताकि आप इस वाले पार्ट को याद कर सके, समझ सकें। ए बी, ये देखिए सी है, ये एल है, ये बी है, और इसे हमें ए सी को ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस में क्या होता है, और ये 90 डिग्री मस्ट है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग शेष 2 भुजाएं उनके वर्ग के योग के बराबर होती है। यानी कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग उसके बराबर होती है इसका वर्ग। तो यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए आपने यहां पे पाइथागोरस में लिखा हुआ AC इज इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसी प्रकार से यहां भी जो कर्ण निकलेगा, विकर्ण आएगा, वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आयत में अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप पूछा जा सकता है वो भी आप बता देंगे। इसके बाद कर्ण पूछ दिया जाए, यानी कि AC की लंबाई अगर आपसे पूछ दी जाती है तो क्या होगा? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये था
आयत से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनसे ही, इन्हीं फार्मूलों से आप ज्ञात कर सकते हैं। और पहचानना रही बात, तो डेफिनेशन हमने बता दिया, आमने सामने की भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो ये आयत है। और अब देखते हैं इसके बाद वर्ग को, कि वर्ग की क्या डेफिनेशन है और कैसे समझेंगे कि ये एक वर्ग है। चलिए इसे साफ करें। सबसे पहले देखिए वर्ग, स्क्वायर। अब वर्ग की डेफिनेशन ही होती है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, वो क्या होगा? चतुर्भुज होगा। देखिए यहां पे हम चित्र बनाते हैं एक अच्छा सा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। प्रत्येक कोण देखिए 90 अंश भी है, ये भी 90, ये भी 90, और ये 90, और ये वाला भी 90 हो गया। चलिए इसे सही लिखते हैं, ये 90 हो गया। अगर ये भुजा A है तो ये A है, ये भी A है और ये भी A है। तो वर्ग की परिभाषा हो गई, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण यानी चारों कोण A 90 है, B 90 है, C 90 और D, यानी कि चारों कोण 90-90 अंश के होने चाहिए, तो वो क्या होगा? वर्ग कहलाएगा। अब वर्ग का, अब क्वेश्चन में क्या आता है कि क्षेत्रफल पूछते हैं, परिमाप पूछते हैं और कर्ण पूछ लेते हैं, तीन ही चीजें पूछते हैं। तो क्या सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं वर्ग का। अब भुजाएं सभी की समान है तो क्या हो जाएगा? इसका भुजाघात 2 हो गया। और अगर परिमाप की बात करें तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? 4a। तो इसे लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, ये परिमाप हो गया। और अगर आपसे विकर्ण पूछ लिया जाता है, वर्ग का विकर्ण बताइए, तो अब वर्ग का विकर्ण देखना है तो यहां से यहां तक इसको मिलाना होगा। ये a है, a स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2a स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? a√2, यानी कि √2 इंटू भुजा, ये हो जाएगा इसका विकर्ण। इतनी ही चीजें इसमें पूछी जाती हैं, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण से संबंधित। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए, आपको इन्हीं 3-4 फार्मूलों से आप आसानी से उसे समाप्त कर लेंगे। तो रेखा के बारे में समझा, आयत के बारे में समझ लिया है, वर्ग समझ लिया है, और अब देखते हैं त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार से, क्या क्या त्रिभुज में चीजें आती हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एक एक करके सभी को देखेंगे। त्रिभुज हुआ, वृत्त हुआ, चतुर्भुज हुआ, वृत्तखंड हुआ, इन सारी चीजों को आज समझेंगे। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक है इसी में, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, अब त्रिभुज में समझ लीजिए, ये एक हमने कुछ इस प्रकार की एक आकृति बना दी, ABC। ठीक है, ABC एक आकृति बना दी है। तो अब यहां से पता चलता है कि एक ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और इसके आंतरिक कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। यानी कि जो इसके 3 भुजाओं से घिरी आकृति होगी तो उसके अंदर के कोण 180 अंश तो हो ही जाएंगे। चलिए, ये हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज में क्षेत्रफल अगर निकालें इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है इसका फार्मूला। अब आपको एक त्रिभुज दिया जाता है ABC, आपको ये तो पता चल रहा कि ये नीचे आधार है, और अगर हम AC की बात करें या BC की बात करें तो ये त्रिभुज की ऊंचाई नहीं है, ये क्या है? एक तिर्यक ऊंचाई है, स्लोप है। और यहां हमने क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 आधार तो हमें पता चलेगा, नीचे जो होगा जिस पे रखा होगा, जो बेस होगा, AB होगा, वो क्या है? आधार है। लेकिन ऊंचाई नहीं पता चली है, तो ऊंचाई कहां से ज्ञात करेंगे? ये देखिए, यहां से ये जो AB है उस पे जिस बिंदु पे मिले, यानी कि CD रेखा, ये क्या होगी? ये ऊंचाई होगी। AC को आप ऊंचाई करके मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। AC क्या है? उसकी तिर्यक ऊंचाई है। क्वेश्चन में क्या करेंगे? आपको आधार दे दिया, ऊंचाई दे दी, और कभी कभी आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछ ली जाए तो ये क्या होगा? इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट अगर कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा।
इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आपको ऊंचाई नहीं दी जाती है तो आप क्या करेंगे, ये दिया होगा, ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, तो यहां से क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसे इसको ज्ञात करेंगे वैसे हम ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए जब क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको भी समझेंगे। इसके बाद त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया जाता है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, तो आपको हमने बताया ही कि परिमाप होता है जितनी भी भुजाएं दी जाए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, 10 भुजाएं, 50 भुजाएं, सभी भुजाओं को जोड़ दो तो वो क्या होगा, परिमाप होगा। तो ये क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये रहा त्रिभुज। अब समझ लेते हैं कि त्रिभुज में भी अलग अलग टाइप है, कि त्रिभुज मुख्य रूप से अगर देखें तो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। तो इनको भी थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं कि एक एक चीजों को किस प्रकार से। तो सबसे पहले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज को देखते हैं। इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, 2 और होते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो 2 और पार्ट होते हैं। सबसे पहला देखेंगे समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि आप समकोण, समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज 3 भुजाओं से आकृति है, उसमें 3 कोण होंगे जिसमें से एक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। लीजिए, ये एक 3 भुजाओं से घिरी आकृति है ABC, ये त्रिभुज है। ठीक है, क्या है ये, एक त्रिभुज है जिसमें से ये वाला जो कोण है कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का है। दिखाई दे रहा, होना क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश होगा। अब इसमें समकोण त्रिभुज आप समझ रहे हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें हमने B जो कोण है वो 90 अंश ले लिया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे, अब ऊंचाई तो अब त्रिभुज ये है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, मैक्सिमम ऊंचाई, तो मैक्सिमम ऊंचाई क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी, यानी कि इसके लंब हो जाएगा। परिमाप की अगर हम बात करें तो परिमाप तो सेम होगा, तीनों भुजाओं का योग करेंगे, आप तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो आपको परिमाप मिल जाएगा। तो ये है समकोण त्रिभुज। और अब चलते हैं नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज पे। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलेन ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन को समझते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि समान, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो चलिए हमने ये ले लिया, एक A है, एक B है, एक C है। अब इसमें 2 भुजाएं समान, एक भुजा ये है, एक भुजा ये समान हो गई। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है कि आधार वाले कोण भी कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो तथा आधार वाले जो कोण 2 कोण होंगे वो भी समान होने चाहिए, ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल होता है B/4 √4a² माइनस का b², यानी कि b क्या है, बेस है, आधार है, ये b हो गया, और ये a है तो ये भी a हो गई, यानी कि ये समान हो गई। तो यहां पे क्या a हो गया, AC या BC कहें, यानी कि जो 2 भुजाएं समान है उनमें से कोई एक ले लेंगे। b जो है वो आधार है, तो यहां से अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो B/4 यानी कि आधार अपॉन 4 √4a², यानी कि जो 2 भुजाओं में से एक भुजा और माइनस का b² आधार। तो ये था समद्विबाहु त्रिभुज। और अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज। तो देखिए तीसरा समबाहु त्रिभुज, चलिए इसे साफ करें। सबसे पहले अब समबाहु, तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण समान हो, वो क्या कहलाएगा,
समबाहु त्रिभुज, यानी कि ये कोण तीनों बराबर, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजाघात 2 हो गया। ठीक है, अब इसका परिमाप तो सेम ही होगा, और इसका अगर हम विकर्ण निकालना चाहें, विकर्ण निकालें तो क्या होगा, √3/2, तो इसका विकर्ण क्या होगा, √3/2 गुणे भुजा। ठीक है, ये आप विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगा समबाहु त्रिभुज जिसमें क्षेत्रफल हुआ √3/4 भुजाघात 2, और अगर विकर्ण निकालने की आवश्यकता आती है तो √3/2 भुजा गुणे भुजा। अब लास्ट बचा हुआ है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की अगर बात की जाए, विषमबाहु त्रिभुज, तो आप समझिएगा विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है एक ये त्रिभुज है कुछ इस प्रकार का, ये देखिए हमने इस प्रकार से कुछ ले लिया है इसको, ये लीजिए ABC, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो और कोई भी कोण भी बराबर ना हो, वो क्या, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब इस प्रकार के, जैसे हमने ये A ले लिया, ये B ले लिया, ये C ले लिया, तीन भुजाएं हैं ABC, तीनों अलग अलग हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √S-A/S-B और S-C। अगर हम S को ज्ञात करें तो क्या होगा, A+B+C/2। यहां से हम S ज्ञात कर लेंगे, A+B+C/2। इसके बाद में अर्ध व्यास, अगर अर्ध परिमाप बोल सकते हैं क्योंकि सभी को जोड़ देंगे तो परिमाप होगा, तो अर्ध परिमाप होगा S सेमी। तो यहां पे क्या होगा, S, S-A, S-B और S-C। तो आपने यहां पे सभी त्रिभुज के जो पार्ट थे, 4 पार्ट, उनको समझ लिया है।